क्या गरीब का बच्चा सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम नहीं दे सकता? क्या नीट में गरीब के बच्चे नहीं बैठते? तो गरीब के बच्चों की रोक क्यों है सीबीएसई की एफिलिएशन लेने में? जो आपको लगता है कि ये अगर 5 चीजें अगर हम इसमें बदल दें अभी, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक मैसिव चेंज आ जाएगा। आपने कभी देखा कि महाराज दशरथ ने जो है शिक्षक को कंट्रोल किया? हाँ, महाभारत में दुर्योधन ने कंट्रोल करने का काम किया द्रोणाचार्य को, तो उसका परिणाम सबके सामने है कि कितना बड़ा महाभारत हुआ। भगवान कृष्ण ने भी शिक्षक को कंट्रोल नहीं किया, वो भी नतमस्तक होते थे, भगवान राम भी नतमस्तक होते थे। लेकिन आज सरकारें कंट्रोल करना चाहती है। बात तो जो है राम मंदिर की होती है, तो उनके आदर्शों में सबसे पहले सर्वोपरि शिक्षक को माना जाता था। जो OSM का जो भी आप बता रहे हैं, इसके बारे में सिर्फ लोगों ने भी सुना है, डिटेल में नहीं पता। इसका थोड़ा सा आप बताएंगे। आनन फानन में इसको इसी साल लागू कर दिया गया और ठेका दे दिया गया। कोएमटेक कंपनी है हैदराबाद की, पहले तेलंगाना में इसी तरह का एक प्रयोग किया था और वो भी एक फेलियर हुआ था और उसमें 26 बच्चों ने की थी उसके रिजल्ट में। उसी कंपनी को ठेका दे दिया गया। तो ये ठेका जो दिया गया ये प्रश्न के घेरे में। कुलभूषण जी, वेलकम बैक टू द सुप्रीत सिंह शो। थैंक यू सुप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम भी हमारी जब बातें हुई थी, बेबाक बातें हुई थी, तो ऐसी क्योंकि आप एक तो खुल के बोलते हो, जो सीधी बात बोलते हो और सच बोलते हो, तो विच पीपल लव्ड एंड मैं पर्सनली मैंने बहुत इन्जॉय किया आपसे लास्ट टाइम भी बात करते हुए। तो आज भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इतना खुल के बोलता हूँ तो कई बार मैं ये कहता हूँ हो सकता है कभी मुझे जेल जाना पड़े। एक बार मैं जा चुका हूँ, क्योंकि खुल के बोलना कई बार उसकी कीमत भी देनी पड़ती है, लेकिन मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। और बच्चों के हक में, शिक्षा के हक में, देश के हक में, शिक्षकों के हक में, एजुकेशन के हक में मेरा यही फील्ड है। मैं बिल्कुल बेबाक और सच बोलता हूँ, जिससे देश का, बच्चों का, शिक्षकों का और एजुकेशन का फ़ायदा हो। सर, जैसे आपने बताया कि आप एक बार जेल गए, तो कैन यू शेयर कि क्या वजह थी? हरियाणा में उस समय एजुकेशन रूल्स बनाए गए और ये कहा गया कि जो 5वीं का स्कूल होगा वो आधा एकड़ में होगा, जो मिडिल का स्कूल होगा वो 1 एकड़ में होगा, और जो हाई स्कूल होगा 2 एकड़ में, और सीनियर सेकेंडरी 2.5 एकड़ में होगा। इस प्रकार और नियम भी लगा दिए गए चेंज ऑफ लैंड यूज से। उससे हरियाणा के सभी स्कूल बंद होते और एजुकेशन बहुत महंगी होती। और जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे थे उनको अचानक एजुकेशन सेक्टर छोड़ना पड़ता, जो अपने पैशन से काम, क्योंकि शिक्षक जो है सिर्फ आजीविका के लिए काम नहीं करता, पैशन के लिए भी करता है। अदरवाइज शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा ब्राइट फ्यूचर नहीं है जितना जो है MNCs में है। लेकिन उसके बाद भी जो शिक्षक हैं वो कम पैसे में भी जो शिक्षा में काम करते हैं वो पैशन के लिए करते हैं। तो उन सब का जो है क्षेत्र बिल्कुल ध्वस्त होने जा रहा था। इसलिए फिर हमने एक मूवमेंट चलाई और उस मूवमेंट के दौरान हमें 10 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। बुड़ैल 96 आदमियों अपने साथियों के साथ हमने 3 दिन हंगर स्ट्राइक भी की जेल के अंदर। लेकिन उसके बड़े सुखद परिणाम आए। और आप सुप्रीत जी सुनकर हैरान होंगे कि जो 2400 गज जगह थी उसको हम 400 गज लाने में कामयाब हुए, 1/6 कम। और अगर ये कम नहीं लाते तो ये जब स्कूल बंद होते तो डिमांड एंड सप्लाई भी चरमराती और एजुकेशन इतनी कॉस्टली होती जिसका अंदाज़ा पब्लिक नहीं लगा सकती। तो हमने ये लड़ाई पब्लिक के लिए लड़ी, बच्चों को अफोर्डेबल शिक्षा कम रेट पर मिले उसके लिए लड़ी। और प्रदेश को इस समय जो है शिक्षा का हब जो हरियाणा आज बना हुआ है। आज बिल्डिंग्स भी अच्छी हैं, स्कूल्स भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल हमारा और हमारे साथियों का है। सर, आज की डेट में भी कितने % बच्चे होंगे जिन्हें राइट टू एजुकेशन मिल रहा है? देखो, राइट टू एजुकेशन एक अलग चीज़ है। शिक्षा का अधिकार, उसका मायना लोग ये निकाल लेते हैं कि शिक्षा के अधिकार में जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, शायद आपने भी इसी संदर्भ में प्रश्न किया होगा। जबकि जो शिक्षा का अधिकार है वो तो सबको अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है तो सरकार उससे बिना फीस लिए, डायरेक्ट फीस लिए, जबकि इनडायरेक्ट फीस होती है सरकार की, वो टैक्सेस से, पेरेंट्स से लेती है। इनडायरेक्ट फीस लिए बिना उसने उस बच्चे को दाखला देना है। ये उसकी बाइंडिंग है, ये उसका एक तरह से प्रॉमिस है। यदि शिक्षा का अधिकार सबको मिला हुआ है, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में मिला है, कोई भी बच्चा किसी स्कूल जाता है तो उसको
दाखिला मिल सकता है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। मतलब अगर किसी के पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं तो वो कौन सी क्लास तक पढ़ सकता है? वो K-12+2 तक जो है सरकारी स्कूल में जाकर बड़े आराम से पढ़ सकता है। बहुत सारी वहाँ पर योजनाएं हैं, किताबें भी मिलती हैं, बहुत जगह पे साइकिल्स भी मिलती हैं, मिड डे मील्स भी मिलता है, स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। तो जहाँ शिक्षा अधिकार जो शिक्षा का अधिकार आपने प्रश्न किया, तो उसमें हर +2 तक हर तरह का स्कूल उनके लिए, मतलब सरकारी स्कूल जो है वो अवेलेबल है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी को शिक्षा नहीं मिलेगी अगर उसके पास पैसा नहीं है। पर फिर भी सर, जैसे हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट के ऊपर जब देखते हैं तो केरला नंबर 1 पे हमेशा आता है और बाकी स्टेट्स में वो नंबर इतना नहीं होता। तो अगर ये सब अवेलेबल हैं फिर भी बच्चे क्यों 12वीं तक पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते? क्या मेजर रीजंस आते हैं? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि वो +2 तक पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते। बहुत सारा एक सेक्शन जो बहुत गरीब है, उसको लगता है उसकी प्रायोरिटी है अपने जीवन का यापन करना, परिवार को भी चलाना, और शिक्षा से ये निकल के आना चाहिए कि अगर वो +2 तक पढ़ेगा तो उसको रोज़गार मिलेगा। तो धीरे धीरे देखने में ये आया, बहुत को लगता है कि अगर +2 किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर नौकरी नहीं मिलती, तो लगता है कि शिक्षा रोज़गार पूरक नहीं है। तो इस भय में, और ये जो रियलिटी सामने पेरेंट्स को नज़र आ रही है, गरीब व्यक्ति को, उनके बच्चों को, तो उनको लगता है कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जिससे उनकी रोजी रोटी में रुकावट ना पड़े, तो वो बीच में ड्रॉप आउट्स होते हैं। क्योंकि जो सरकार स्किल एजुकेशन की बात करती है कि आप स्कूल आइए, आजकल स्किल मिनिस्ट्री भी बना दी गई है, स्किल्स डिपार्टमेंट भी हैं, लेकिन जो सबसे दुखद बात है कि स्कूल्स में स्किल्स की बात की जा रही है, स्किल्स के लिए वहाँ पर सही सिस्टम अवेलेबल नहीं है। बच्चा अगर सीखना चाहता है तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसको कोचिंग इंडस्ट्री ने ग्रैब कर लिया है। 9 to 12 जो है बच्चा ज़्यादातर स्कूल में है ही नहीं, स्किल्स सीख ही नहीं पा रहा। तो ये एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप खड़ा हो गया, मिसमैच हो चुका है। पेरेंट्स को, बच्चों को ट्रस्ट ही नहीं है कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमारा जीवन इससे सफल हो सकता है। हमने एक बार एक डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन कराया, तो उसमें बच्चे से पूछा एक ने कि आप स्कूल क्यों नहीं आते? कहते स्कूल आने से क्या मिलेगा? उसने कहा आप पढ़ोगे लिखोगे, आप बंगला ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, कार ले सकते हो। तो बच्चा तुरंत प्रश्न करता है कि मेरे पड़ोस में रामलाल ने पढ़ाई की, तो वो तो अभी भी साइकिल पे चलता है, उसको क्यों नहीं मिला? तो ये एक प्रश्न जो बच्चों के दिमाग में कौंध रहा है कि पढ़ लिख के मिलेगा क्या। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी वजह से ड्रॉप आउट हो रहा है। और जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो स्किल एजुकेशन की बात की जा रही है, वहाँ पर वो नहीं मिल रहा। और स्कूल्स के अंदर भी प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों बराबर के स्टेक होल्डर हैं। एक बंटवारा कर दिया गया है, सौतेला व्यवहार होता है। जो प्राइवेट स्कूल भी हैं, ये 70% स्कूल ऐसे हैं जो 1,000 रुपये से कम फीस पर जो है संचालित होते हैं। कोई वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, आज 1,000 रुपये आम पब्लिक दे सकती है, लेकिन सरकार का उनके साथ सौतेला व्यवहार है। एक तरफ हम बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की, कि हम जब पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम पशु पक्षियों को पूछते हैं, हम पत्थरों को पूछते हैं, हम पहाड़ों को पूछते हैं, हम नदियों को पूछते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है प्राइवेट स्कूल की तो हम उससे सौतेला व्यवहार करते हैं। उसमें पढ़ने वाले बच्चे को नहीं पूछते, उसमें पढ़ाने वाले माता पिता को नहीं पूछते। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा सरकार ने क्या किया है, इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट स्कूल के SC बच्चों को 1,11,000 का स्कॉलरशिप दिया। गवर्नमेंट स्कूल के SC बच्चों का हम स्वागत करते हैं। क्या प्राइवेट स्कूल के SC उनका हक नहीं बनता था? और मैं कहता हूँ क्या बच्चे दूसरों का हक नहीं बनता था? आप कितनी असमानता करेंगे, आप कितने बंटवारे करेंगे? प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच में बंटवारा करेंगे। आपने प्राइवेट स्कूल के शिक्षक और सरकारी स्कूल के शिक्षकों में बंटवारा कर दिया। अब तो सुरप्रीत जी हद हो गई, माँओं का भी बंटवारा कर दिया गया कि जो सरकारी स्कूल के बच्चों की माएँ हैं और 80% से उनके मार्क्स हैं, उनका डेटाबेस मांगा जा रहा है, यानी उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की माँ, क्या वो इस प्रदेश की माँ नहीं है, इस देश की माँ नहीं है? अरे कितने बंटवारे करोगे? अंग्रेज तो 2 बंटवारे करके गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आपने बंटवारों की लाइन ही लगा दी।
आपने प्राइवेट स्कूल शिक्षक और सरकारी शिक्षकों में बंटवारा कर दिया, आपने प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में बंटवारा कर दिया, आपने प्राइवेट स्कूल के एससी और गवर्नमेंट स्कूल के एससी में बंटवारा कर दिया, और अब आप माताओं में भी बंटवारा करने जा रहे हैं। और भी बता दीजिए कितने बंटवारे करेंगे? जनता को ये जानना चाहिए कि किस प्रकार की नीतियां चल रही हैं आजकल। मेजर वजह क्या है कि मतलब वो चाहते हैं कि अब जब बच्चे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, तो वो प्रमोशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम दाखिला हो। क्या वजह क्या मेजर लगती है आपको ये? देखो, पहली वजह तो मुझे लगता है वो उनको भी कुछ वजह नहीं पता, वो तो सिर्फ जो है बेवजह ये काम किए जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा पे कभी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। शिक्षा कभी इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, इनको शिक्षा के मायने ही नहीं पता कि शिक्षा में क्या होना चाहिए। उधर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अब भारत की बात कब से हो रही है? विवेकानंद जी, वो तो एक बहुत अच्छे समाज सेवी थे, राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने कहा था भारत जाग रहा है। फिर कलाम साहब ने कहा 2021 का भारत बनाना है। अब मोदी जी ने 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य सामने रख दिया। और विकसित भारत का रास्ता कहाँ से निकलेगा? इन नौनिहालों से, इन बच्चों से। अगर यहीं पे आप बंटवारा करके रखेंगे, इसी के गलियारे से जो है विकसित भारत का रास्ता निकलना है। यही कर्णधार हैं जिनके कंधों से विकसित भारत ने बनना है। लेकिन आप, क्या मैं इसमें ज़्यादा बोलूं कि आप देखिए, जो शिक्षा मंत्री ऐसे होने चाहिए जो शिक्षाविद हों। आप पूरे हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्रियों की लिस्ट चेक कर लीजिए, कितने शिक्षाविद हैं, कैसे वो इस रास्ते को जो है मजबूत बनाकर विकसित भारत का रास्ता पक्का करेंगे। मोदी जी ने इस पे तो कल्पना नहीं की, इस पे तो कार्य नहीं किया, इस पे तो विचार नहीं किया। जब इसी पे विचार नहीं किया तो जिनकी ड्यूटी आपने लगाई उन्होंने भी समझ लिया कि हमारे नेता ने जब इस पे विचार ही नहीं किया, अगर विचार किया होता तो हमें क्यों बनाया होता, वो भी सोच रहे होंगे। तो उनको पता ही नहीं, बेवजह वो सिर्फ अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए कि मैं मंत्री बना, एनरोलमेंट बढ़ी, सिर्फ मोटे मोटे आंकड़ों पे वो काम करना चाहते हैं कि मेरे आने से एनरोलमेंट बढ़ी, मेरे आने से रिज़ल्ट बढ़ा। रिज़ल्ट आजकल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि किसी भी रिज़ल्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। उस रिज़ल्ट से, मैंने अभी आपको कहा कि अगर कोई +2 में अच्छा रिज़ल्ट ले आता है, उससे क्या मिल रहा है? कल मैं एक किसी मीटिंग में बैठा था तो उन्होंने बताया कि पियोन की सिलेक्शन के लिए जो है मांगे गए इंटरव्यूज़, पीएचडी लोग जो है उन्होंने माली की जॉब के लिए अप्लाई किया और माली लगे हुए हैं, पीएचडी लोग, एमटेक और पीएचडी। और उन्होंने कहा कि जब हम इनसे पानी मंगवाते हैं, हमें खुद अधिकारियों ने कहा शर्म आती है कि एक पीएचडी आदमी जब पानी लेके आएगा, कहते हैं हम नहीं मंगवाते हैं उनसे। जैसे पीएचडी किसी ने इतनी पढ़ाई की है और अगर वो अप्लाई ना हो तो इट इज़ अ वेस्ट, इट इज़ अ प्योर वेस्ट। और अगर फॉर एग्जांपल कोई माली का काम कर रहा है तो उस हिसाब से स्किल होनी चाहिए और उसी को वो काम मिलना चाहिए। और फॉर एग्जांपल गार्डनिंग का और ये सारी चीज़ें, ये बेसिक वो चीज़ें होनी चाहिए। पॉइंट सर मेरा जहाँ पे आ रहा है कि जो मुझे महसूस होता है कि हमारे जो एजुकेशन स्टाइल में ओवरऑल एक बहुत बड़ा गैप इस पॉइंट पे भी है कि हमें सिविक सेंस नहीं सिखाते, कि बेसिक सिविक सेंस मतलब ऊपर ऊपर से है। और जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में दिख रही है कि लोगों के पास पैसा ज़रूर आ गया है पर एक सिविक सेंस बेसिक नहीं आ पा रही। फिर उसके बाद कर्टसी, फिर कुछ ह्यूमेन वैल्यूज़, पैसा और वो ग्रोथ के पैरामीटर्स चेंज हो गए, बस वही दिख रहा है, बाकी चीज़ें नहीं दिख रही। वेयर एज येस्टरडे आई डिड अ पॉडकास्ट विद अ गर्ल, तो वो एक तरह से अपने घर में ही एक स्कूल चलाते हैं, 120 बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड व्हाट शी मेंशन्ड कि एक बच्चा जिसने जो 9वीं में अभी जाने वाला था, उसको बेसिक हिंदी नहीं लिखनी आ रही और वो 9वीं में जा रहा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं। फिर जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है उनकी इस लेवल तक भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर वो स्कूल में दाखिला तो मिल गया पर वो इतना दूर होता है, वहाँ तक वो डेली जा नहीं सकते, साइकिल तक नहीं होती उनके पास, तो इस वजह से भी स्कूल नहीं जाते। तो जो हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके लिए होता है कि पैसा पहले ज़रूरी है, घर पे खाना आना चाहिए, छत आनी चाहिए, ये तो बात की बात है, तो प्रायोरिटी स्टडी की वैसी ही अलग हो जाती है। तीसरा, जब आप बता रहे हैं कि पीएचडी करने के बाद भी वो अगर पीएन की जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो फिर वो मोटिवेशन वैसे ही नहीं मिलती कि इतना पढ़ के भी अगर
पीएन लगना है तो फ़ायदा नहीं। और एट द एंड ऑफ द डे द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ कि पैसा होगा तभी चल पाएंगे, तभी बेसिक अगर इन केस पैसा अगर ना हो तो शायद हम ये पॉडकास्ट भी ना रिकॉर्ड कर पाएँ। तो एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। तो उस केस में ऐसे क्या बेसिक्स चेंज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन आवर एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द नर्सरी से लेके 12वीं तक, जिससे एक्चुअल में फ़ायदा हो? आपने एक सिविक सेंस की बात बहुत अच्छी की। अक्सर बात ये की जाती है मॉरल वैल्यूज़। मैंने भी नीसा भी ये बात कही कि सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ जो है वो बहुत आवश्यक है। लेकिन वो मॉरल वैल्यूज़ में गिरावट क्यों आ रही है? आज लोग अपने नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं, कई फिल्म एक्टर्स को भी आदर्श मानते हैं। तो जहाँ जहाँ उन्होंने अपने लोग आदर्श देखे या माने, वहाँ पर मूल्यों में इतनी गिरावट है, इतनी गिरावट है। अब लोकसभा विधानसभा में तू करके बात की जा रही है। डेली जो डिबेट्स हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि वो किस तरह की जो है संस्कार और संस्कृति में पले हैं, किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। तो मॉरल वैल्यूज़ तो जो है उनको देख कर ही लोग कह रहे हैं कि जब ऐसे बदतमीजी से बात करने वाले कामयाब हो रहे हैं, इट मीन्स जो बहुत संस्कारी होगा वो तो कामयाब होगा ही नहीं, वो तो चुप करके बैठा रहेगा। ये गैर संस्कारी लोग जो है जब ये ब्लंटली बात करते रहते हैं, तू तड़ा के एक दूसरे पे गलत इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, तो उससे क्या लोगों को शिक्षा मिल रही है? नंबर 1 तो बात ये। और नंबर 2 जो सिविक सेंस की आपने बात की, बहुत ज़रूरी है पूरे समाज के लिए। आप अगर विदेशों में जाएं तो एक दूसरे की सिविक सेंस मॉरल वैल्यूज से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपके अंदर सिविक सेंस है, आप एक फीमेल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप फीमेल को रास्ता दे रहे हैं, आप गाड़ी को सही ढंग से पार्क कर रहे हैं, आप और बहुत सारी चीज़ों को मान रहे हैं सिविक सेंस के अंदर, तो अपने आप एक अच्छे समाज का निर्माण होना जो है शुरू हो जाता है। और जो आपने कहा कि नौकरियों की बात, कि पीएचडी, जो मैंने कहा जब नौकरियां पीएचडी वालों को ऐसे मिलेंगी, स्कूल के अंदर जो स्किल्स की बात की जा रही है, +2 तक बच्चे के पास क्या स्किल है पहले ये बताइए? कोई स्किल नहीं है, कहीं स्किल पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अगर कहीं इन्होंने अटल लैब लगा दी या कहीं पे स्किल की बात कर रहे हैं, वो भी चुनिंदा स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल्स को तो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, यानी 50% सेक्शन को आपने पहले ही इग्नोर कर दिया। तो देश का 50% सेक्शन तो आपने छोड़ दिया कि आप हमारे हो ही नहीं, कि हमारे तो सिर्फ सरकारी हैं। और उसमें भी, सरकारी में भी मैं आपको बताऊं, स्किल्स के ऊपर कोई काम ही नहीं है। तो जब ये पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, जो मैंने प्रश्न उठाया, तो इनको एक बार लगा देना चाहिए कि अगर कोई पीएन के लिए आएगा वो +2 से ऊपर का नहीं होगा और स्किल्ड होगा। अगर माली के लिए कोई आएगा तो माली का स्किल होना चाहिए। आप ये तौहीन कर रहे हैं किसी की शिक्षा की, आप पीएचडी को ये नौकरी दे रहे हैं। आप ये बताइए, जब नेता की सिलेक्शन करते हैं, कभी आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स होना चाहिए? वहाँ तो अनपढ़ आदमी भी कहते हैं नहीं, ये तो नेता में तो चलेगा, क्योंकि उसने देश चलाना है, उसने नीतियाँ बनानी है। और जहाँ पर आप माली और पीएन लगा रहे हैं, वहाँ पीएचडी वालों को लेकर आप किस तरह का प्रदर्शन करना चाहते हैं, कि किस तरह का आपका माइंडसेट है? तो देश में पूरा एजुकेशन का सिस्टम ही जो है उसका कहा जाए तो गड़बड़ झाला हो रखा है। किसी ने इस पे रिसर्च नहीं किया, किसी ने मंथन नहीं किया। ब्यूरोक्रेट्स को नीतियाँ बनाने के लिए बैठा दिया जाता है, शिक्षाविदों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और अभी आप देखें, जब OSM प्रणाली में आया, कितना बवाल हुआ। अब बवाल के बाद इस्तीफे कब हुए? जब एक +2 के बच्चे ने हैक करके दिखा दिया कि ये तो रोल नंबर्स ओपनली, कि ये तो सारा कुछ गलत है। हाँ। यानी मानने को तैयार नहीं थे, जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। सब जानते हैं कि गड़बड़ हुई है। नहीं, पर इसमें सर क्या ऐसी बदलाव करेंगे, अगर बेसिक कुछ बदलाव करेंगे तो जिससे भी उससे भी फ़र्क पड़ जाए, जो आपको लगता है कि ये अगर 5 चीज़ें अगर हम इसमें बदल दें अभी स्टार्टिंग से, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक मैसिव चेंज आ जाएगा। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स हमें दिखेगा, अगली जनरेशन्स में हमें दिखेगा। देखिए, गुरुकुल प्रणाली हमारी रीड हुआ करती थी एजुकेशन की, भारतीय संस्कृति में आप पीछे जाएं तो गुरुकुल प्रणाली से ही हमारा भारत विश्व गुरु की तरफ, तक्षशिला नालंदा की तरफ गया। और उसमें ऑटोनॉमी, शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि था, उसके पास ऑटोनॉमी थी। आज भी लीगल रूप में ऑटोनॉमी की बात की जाती है। TMFI ने प्राइवेट स्कूलों को, शिक्षकों को ऑटोनॉमी दी हुई है, लेकिन सरकार 24 घंटे कंट्रोल करने की बात करती है, जो कभी भी हमारी भारतीयता में ये नहीं था। आपने कभी देखा कि महाराज दशरथ ने जो है शिक्षक को कंट्रोल किया?
या किसी ने भी शिक्षक को कंट्रोल करने का काम किया? हाँ, महाभारत में दुर्योधन ने कंट्रोल करने का काम किया द्रोणाचार्य को, तो उसका परिणाम सबके सामने है कि कितना बड़ा महाभारत हुआ। लेकिन शिक्षक को कंट्रोल तब भी लोग डरते थे। भगवान कृष्ण ने भी शिक्षक को कंट्रोल नहीं किया, वो भी नतमस्तक होते थे, भगवान राम भी नतमस्तक होते थे। लेकिन आज सरकारें कंट्रोल करना चाहती है। आज की सरकारें, बात तो जो है राम मंदिर की होती है, बात तो भगवान श्री राम की होती है, लेकिन उनके आदर्शों की बात होती है तो उनके आदर्शों में सबसे पहले सर्वोपरि शिक्षक को माना जाता था। उन्होंने विश्वामित्र को सर्वोपरि माना, उन्होंने अपने गुरुओं के आगे नतमस्तक हुए। क्या ये जो आज राजा बने बैठे हैं डेमोक्रेसी में, ये शिक्षक के आगे नतमस्तक है? ये तो शिक्षक को नतमस्तक करा रहे हैं, शिक्षक को लाइन पे खड़ा कर रहे हैं, शिक्षक की ड्यूटी जनगणना में लगा रहे हैं। शिक्षक का कश्मीर में ये कह दिया गया शिक्षक जो है स्ट्रीट डॉग्स की गिनती करेंगे। उत्तर प्रदेश में कह दिया कि स्कूल जो हैं सरकारी स्कूल 420 किलो भूसा लेके आएंगे गायों के लिए। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऑर्डर हैं। पीछे सीबीएसई ने कह दिया था कि शिक्षक की कैरेक्टर वेरिफिकेशन 2 जो है पड़ोसी करेंगे। तो शिक्षक की क्या हालत करके इन्होंने रख दी। जब शिक्षक की हालत ऐसे कर दी, शिक्षक ही तो एक बैकबोन है। तो क्या अगली जनरेशन सर लगता है कि टीचर या प्रोफेसर बनना चाहेंगे? सर पहले कहा जाता था कि अगले जन्म में बेटी ना कीजो, लेकिन अब बेटियों का बहुत अपलिफ्टमेंट हुआ है, बेटियों को सम्मान मिला है, फाइनेंशियली एम्पावर हुई हैं, उनकी डिग्निटी बढ़ी है। लेकिन टीचर के बारे में अब लोग कहने लगे हैं कि अगले जन्म में तो छोड़ो, मुझे इस जन्म में ही टीचर मत कीजो। ना अच्छा उनको पैकेज है, ना उनकी रिस्पेक्ट है, ना उनकी सेफ्टी है। जहाँ सरकार का मन चाहे चुनाव में ड्यूटी होगी तो टीचर की होगी, सेंसिस में ड्यूटी होगी तो टीचर की होगी, भूसा लेके आएंगे तो टीचर इकट्ठा करके लाएंगे। पीछे तो ऐसा भी एक ऑर्डर कर दिया गया था कि बाहर अगर कोई शौच कर रहा होगा उसकी जानकारी भी टीचर देंगे। समझ क्या लिया आपने टीचर को? और वैसे कहते हैं राष्ट्र निर्माता है। एक बार सम्मान दे के तो देखिए। विश्व गुरु आप नहीं बना सकते, विश्व गुरु ये शिक्षक बना सकते हैं, बना के भी दिखा देंगे। नतमस्तक होकर दिखाइए, सम्मान दे के दिखाइए, इनकी सेफ्टी का अरेंजमेंट कीजिए। स्कूल में कोई दुर्घटना हो जाती है, आप शिक्षक को जेल में डाल देते हैं, मैनेजमेंट को जेल में डाल देते हैं। आज ओएसएम में इतना बड़ा घपला हो गया, नीट में इतना बड़ा बवाल हो गया, किसको जेल डाली आपने? कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं जेल डाला? और अगर ये शिक्षक, अभी भी उसमें शिक्षक जेल में गए हैं क्योंकि ड्यूटियाँ उनकी लगाई हुई थी, लेकिन जिन्हों की जिम्मेदारी थी, क्या एनडीए के चीफ की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या हमारे शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या सीबीएसई सेक्रेटरी और चेयरमैन की ट्रांसफ़र कर देने से समस्या दूर हो गई? वो तो आज भी कहीं ना कहीं जो है अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं जहां आपने ट्रांसफ़र कर दिया। और क्या वो 2 ही आदमी जिम्मेदार थे? क्या और लोग इस पर लिप्त नहीं थे? सर ये थोड़ा सा जो ओएसएम का जो अभी आप बता रहे हैं, ये एग्जैक्टली क्या इशू है? बिकॉज इसके बारे में सिर्फ लोगों ने भी सुना है, डिटेल में नहीं पता। नीट पे वी डिड वन पॉडकास्ट से इस पर बात की थी, तो उससे थोड़ा सा वी वर एबल टू कन्वे, बट स्पेशली इस पे सर जो सीबीएसई के रिगार्ड में ये जो भी प्रॉब्लम आई है, जो स्कैम हुआ है, इसका थोड़ा सा आप बताएंगे। ये ओएसएम ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग का मामला है। सीबीएसई ने ये सोचा कि हम ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग करते हैं और इससे जो है कॉस्ट कम आएगी और ये इफ़ेक्टिव रहेगा, सोच ये लेकर उस चीज़ को प्लान किया गया। लेकिन जब कोई भी आइडिया आता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि आप उस आइडिया, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कितनी ऑनेस्टली करते हैं। दूसरी बात ये भी है, उसमें ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपने उसका एक प्लान किया कि ऑनलाइन हम जो है बच्चों के जो टेस्ट होंगे उनकी एक कंपनी के साथ, कोएम्प्ट कंपनी है, उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें ये था कि भी बच्चे जो टेस्ट देंगे उनकी फ़ोटो खींचकर टीचर्स को भेज दी जाएगी डिजिटली, और वो डिजिटली चेक करेंगे, ऑफलाइन कॉपीज़ नहीं जाएंगी। ये एक प्लान था। उसमें ये था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, इसकी कॉस्टिंग कम आएगी। लेकिन इस पर कभी कहाँ आई सुप्रीत जी? कोई भी नई नीति जब लगाई जाती है, बच्चों के भविष्य का मामला था, +2 का मामला था, इसके बाद बच्चे साथ में नीट, जेई, बहुत सारे एग्ज़ाम साथ दे रहे होते हैं, तो इसका उससे बहुत बड़ा लिंक होता है। जनवरी-फरवरी में इसका पायलट किया गया। पायलट किन के साथ किया गया? 5 स्कूलों के साथ, सिर्फ दिल्ली के 5
दिल्ली और एक जगह का और भी शायद है, 5 स्कूलों के सब पायलट किया गया। क्या पूरे देश के एग्ज़ाम प्रणाली को 5 स्कूलों से पायलट करके सही माना जा सकता है? पहली बात तो ये। और दूसरा, जिन्होंने कहते पायलट हुआ, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि इस पे ये खामियां हैं। उसके बाद सीबीएसई की इंटरनल टीम ने भी कहा कि इसमें ये खामियां हैं, इसको 1 साल अभी नहीं किया जाना चाहिए, इसकी खामियां दूर करनी चाहिए। जनवरी फरवरी में पायलट करते आनन फानन में इसको इसी साल लागू कर दिया गया और ठेका दे दिया गया। कोएमटेक कंपनी है हैदराबाद की, जिसने 2019 में पहले तेलंगाना में इसी तरह का एक प्रयोग किया था किसी शिक्षा विभाग के साथ, और वो भी एक फेलियर हुआ था और उसमें 26 बच्चों ने आत्महत्या की थी उसके रिजल्ट में। क्या मतलब फॉल्ट्स क्या निकले उसमें, क्या फॉल्ट्रेशंस थी? मैं फॉल्ट पे आता हूँ। तो लेकिन उसी कंपनी को ठेका दे दिया गया। तो ये ठेका जो दिया गया, ये प्रश्न के घेरे में, क्या लालच था, किसने इसको पास किया, इसकी सिर्फ एक इन्होंने कह दिया कि एक अधिकारी की कमेटी बना दी गई। क्या फेयर टेंडर्स नहीं हुए थे? जुडिशली इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी 3 जजेस की बेंच के साथ। ये इतना बड़ा मामला है सुरप्रीत जी, इसमें ये मर्डर केस है एक तरह से। मर्डर केस किसका है? देश के नौनिहालों के विश्वास का। उनका विश्वास टूटा है, उनका भरोसा टूटा है। जो सीबीएसई पे एक भरोसा था कि ये हमारी परीक्षा बड़ी ट्रांसपेरेंटली और जो है ऑनेस्टली लेगी, आज तो हर बच्चा जो है इतने, उसके बाद सीयूटी का मामला भी आया, बहुत सारे लग रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि 12 साल में 80 पेपर लीक हो गए। अरे देश का भरोसे का कत्ल हो चुका है। हर बच्चा कह रहा है कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम सही होगा या नहीं, ये कहीं लीक तो नहीं हो चुका, इसकी चेकिंग सही होगी या नहीं होगी। सीबीएसई की एक प्रतिष्ठा थी जो ख़त्म हो गई, और सीबीएसई ने सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाया, उसने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा जो अर्जित किया था, उस भरोसे को भी खतरे में डाल दिया। अब खुद मोदी जी इसकी मॉनिटरिंग पता लग रहा है टीवी से कर रहे हैं। आपके जरिए हमारा मोदी जी से निवेदन है, मोदी जी इन्होंने बच्चों के भरोसे के साथ देश के भरोसे का कत्ल किया, आपके भरोसे का कत्ल किया है। पूरा देश इस समय घायल हो रखा है, टूटे हुए भरोसे के साथ जी रहा है। क्योंकि बैक टू बैक हुआ, पहले नीट के पेपर लीक की बात आई, फिर इसकी बात आई, आई थिंक मई में वो हुआ, जून में ये बात आ गई। नहीं, अब आम बच्चे को तो ये लग रहा है कि मैं तैयारी करके जा रहा हूँ, मेरी तैयारी की कोई वैल्यू है? पेपर तो लीक हो रहे हैं, लीक होके किसको मिल रहे हैं? जिसके पास पैसा है। तो गरीब बच्चे का क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है? देश को विकसित भारत बनाना है तो गरीब बच्चे को भी साथ लेके चलना होगा। और दूसरा, सीबीएसई की मैं एक बात बताऊं, सीबीएसई 12th बोर्ड की बात कर रही है, ओएसएम की बात कर रही है। उन्होंने कहा ओएसएम करेंगे तो खर्चा कम होगा। सुरप्रीत जी, खर्चा कम थोड़ी हुआ। पहले वो 300 रुपये पर पेपर ले रहे थे, ओएसएम के बाद 320 रुपये पर पेपर लिए। बच्चे को क्या फ़ायदा मिला, पेरेंट को क्या फ़ायदा मिला? अगर ओएसएम से पैसे में कटौती हो रही थी तो क्या सीबीएसई जो है अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये काम कर रही थी? अपना जो है उसमें क्या लालच था जो उस कंपनी को ठेका दिया गया? मतलब अपना लालच पूरा करना, पेरेंट्स को तो फिर उसकी जेब में डाकर डाला। क्या सीबीएसई फॉर प्रॉफिट जो है बोर्ड है? सीबीएसई तो एग्ज़ाम करने वाली एक बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट वाली बॉडी अपने आप को कहती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा सीबीएसई कर क्या रही है। सीबीएसई एक मनी मिंटिंग मशीन बन चुकी है। अगर पेपर आपने जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा उसमें आप लेट हो गए, 2000 पर चिल्ड्रन फाइन है। और आज वो क्या कह रहे हैं कि आपकी रिवोल्यूशन, चलो हमसे गलती हो गई, मतलब बच्चे से गलती होगी एक दिन कि वो अपना फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाया तो 2000 रुपया उसका फ़ाइन बन गया। सीबीएसई कह रही हमसे गलती हो गई, मान रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी मान लिया, और फिर पैसे उनसे लिए जा रहे हैं। देखिए, रीवैल्यूएशन के पैसे फिर उनसे। मैं कहता हूँ उनको भरपाई करनी चाहिए। अगर 2000 रुपये आप फ़ाइन लेते हैं, 2000 रुपये पर बच्चा कम से कम, वैसे तो 2000 नहीं, जो 2000 लेता है उससे 20,000, 10 गुना फ़ाइन होना चाहिए। कि आपने 300 रुपये पेपर का जो है 1500 रुपये आपकी फ़ीस थी, आप 2000 रुपये फ़ाइन ले रहे हैं, तो उसी रेशो में आपसे भी तो फ़ाइन बच्चों को आपको वापस करना चाहिए कि आप सिर्फ लेने वाले हैं, देने वाले भी बनिए। जहाँ पे कहते हैं जो किसी को मौत की सज़ा देते हैं, अगर खुद गलती कर दे तो जान देने का अंदाज भी आना चाहिए। आप साबित कीजिए ना, एक एग्जाम्पल साबित कीजिए कि अगर आप जुर्माने लेते हैं तो आपसे गलती हुई तो आप जुर्माना देने की हैसियत भी रखते हैं, आप जुर्माना देने की हिम्मत भी रखते हैं, आप जुर्माना देने की आत्मा भी रखते हैं। मेरी धर्मेंद्र
जी से और मोदी जी से अपील है कि वो इन पर जो है, जैसे ये कहते हैं ना कि शिकंजा कसना, इन पे शिकंजा कसिए। इनका काम था एग्जामिनिंग बॉडी बनने का, ये तो व्यापारी बनकर रह गए। इन्होंने व्यापार बना दिया सीबीएसई को, सीबीएसई की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया, करोड़ों बच्चों के भरोसे का कत्ल कर दिया आपने। आप टीचर ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, क्या टीचर ट्रेनिंग करवाना आपका काम है? आपका कहीं काम नहीं। कौन सा स्टेट बोर्ड जो है टीचर ट्रेनिंग करा रहा है? आप क्यों करवा रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए? बंद कीजिए ऐसे काम, प्रॉफिट कमाने वाले। लाखों रुपए आप फाइन लेते हैं, फाइन की इंडस्ट्री बनकर रह गए आप। स्कूल संचालक आपसे डरते हैं। आज भी कितने स्कूल सामने आए ये बताइए? मीडिया आ रहा है या दूसरे लोग सामने आ रहे हैं कि बच्चों के साथ गलत हुआ। कितने निजी स्कूल आए सामने, मुझे ये बताइए? डर के मारे नहीं आए, डराया जा रहा है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं उन स्कूल संचालकों को भी कहना चाह रहा हूँ कि आप इनके माता पिता हैं जिन बच्चों के साथ नुकसान हुआ है। जो आपके पास बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनके गार्जियन हैं। अगर उनके माता पिता बोल रहे हैं तो आपको भी बोलना चाहिए। ये डर निकालिए। अगर आप बच्चों को सुरक्षित भारत देना चाहते हैं, अगर आप उनको सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, अगर आप उनको सुरक्षित परीक्षा देना चाहते हैं, इस डर को निकालिए और सीधा बोलिए सीबीएसई के सामने जो वो गलतियां करती है। और सीबीएसई को कहिए कि सिर्फ आप जो है परीक्षा पे अपना कंसंट्रेट करें। आपका काम नहीं है एफिलेशन के लिए जो है इंस्पेक्शंस करना और भ्रष्टाचार को जन्म देना या बढ़ावा देना। क्यों करते हैं आप इंस्पेक्शंस? आपकी क्या ज़रूरत है? इंस्पेक्शन करने का काम स्टेट की गवर्नमेंट्स का है, आपका नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप इनको समझाइए, क्या इनका काम है? इनका कोई काम नहीं। अगर फायर का सर्टिफिकेट देगा तो स्टेट का फायर डिपार्टमेंट देगा, हाइजीन का सर्टिफिकेट देगा तो स्टेट का हाइजीन डिपार्टमेंट देगा। अगर कमरों का साइज चेक करेंगे तो स्टेट के रूल्स हैं, ये कंकरेंट इशू में आता है, वो स्टेट का काम है। इनका काम है सिर्फ एफिलेशन करना। ये अमीरों का बोर्ड भी बन के सुरप्रीत जी रह गया है। वो कैसे? ये इन्होंने अपने बाई लॉस बना दिए कि रूम का साइज़ ये होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए, अलग अलग तरह के नियम बना के बैठ जाते हैं। यानी एक गरीब स्कूल और उस पर पढ़ने वाले गरीब बच्चे इनकी एफिलेशन ही ना ले सके। ये कौन होते हैं एफिलेशन में रोक लगाने वाले? अगर स्टेट किसी को 10th की मान्यता दे देता है, इनका काम होना चाहिए कि ये एफिलेशन फीस ले और उनको मान्यता दे दे, एफिलेशन संबद्धता दे दे। क्या गरीब का बच्चा सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम नहीं दे सकता? क्या नीट में गरीब के बच्चे नहीं बैठते? तो गरीब के बच्चों की रोक क्यों है सीबीएसई की एफिलेशन लेने में, गरीब स्कूलों को देने में? ये क्यों बीच में जो अपने नियम बनाकर बैठ गए और ये कहते हैं हम इंस्पेक्शन करेंगे? इनका कोई काम ही नहीं होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। गरीब के बच्चे जो उन स्कूलों में पढ़ते हैं वो सीबीएसई के साथ एफिलेट नहीं हो पाते हैं। सर, जैसे जो कह रहे हैं कि सीबीएसई के साथ एफिलेशन नहीं हो पाती, तो व्हाट इज़ दैट एडवांटेज कि अगर सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल से कोई पढ़े वर्सेस स्टेट बोर्ड से पढ़े, तो क्या एडवांटेज मिलती है बच्चे को? देखिए, बात एडवांटेज की नहीं है, बात है चॉइस की। चॉइस जो है वो स्कूल के पास होनी चाहिए और पब्लिक के पास होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स हैं। जैसे मैं सपोज हरियाणा में रहता हूँ तो मेरे पास 4 ऑप्शन होने चाहिए। मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में जाऊँ, मैं आईसीएसई बोर्ड में जाऊँ, मैं सीबीएसई बोर्ड में जाऊँ या हरियाणा बोर्ड में जाऊँ। चॉइस मेरे पास होनी चाहिए ना। ये चॉइस आपको मतलब स्कूल्स को नहीं मिलती उस पॉइंट ऑफ व्यू? चॉइस उन्होंने अपने नियम बना दिए, स्टेट के अपने नियम हैं। बहुत सारे जो छोटे स्कूल हैं वो 10th तक जो है हरियाणा गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, लेकिन सीबीएसई कह रही है कि मेरे लैंड के नॉर्म्स ये होंगे, मेरे कमरों के नॉर्म्स होंगे। इसीलिए तो परीक्षा से ध्यान भटक गया है। नहीं, पर जो बच्चे हैं, जैसे अगर एक बच्चा है उसके पास ऑप्शन आ रहा है सीबीएसई स्कूल है, आईसीएसई स्कूल है या स्टेट बोर्ड है, तो ये डिफरेंस क्या होता है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने पंजाब बोर्ड से पढ़ाई की है वर्सेस एक बच्चे ने सीबीएसई से पढ़ाई की है, तो सीबीएसई वाले को क्या एडवांटेज होता है स्टेट बोर्ड वाले बच्चे से? देखिए, एक तरफ सीबीएसई ने जब अपने नॉर्म्स बना दिए और जिनके पास ज़्यादा पैसा उनके बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो उनकी बिल्डिंग्स खूबसूरत दिखती हैं, अच्छी दिखाई देती हैं। उसी तरफ जो स्टेट बोर्ड्स के स्कूल हैं वो थोड़े छोटे स्कूल, इन कंपैरिजन छोटे स्कूल दिखाई देते हैं। तो बड़े और छोटे में लोग जो है डिफरेंस स्टडी में नहीं करते, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के सोचते हैं कि ये स्कूल बड़ा हो, अच्छा होगा। तो बच्चे को क्या एडवांटेज मिलता है सीबीएसई? बच्चे को एक एडवांटेज ये मिलता है कि जब ये चॉइस नहीं है तो सीबीएसई पहले तो अपने मार्क्स बड़े लीनियंट देता था, आज भी उसके मार्क्स बड़े लीनियंट हैं। आप ये देखिए, 20 नंबर की तो असेसमेंट है सीबीएसई में, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। 10th में इस बार पहली बार अब वो करने जा रहे हैं कि जो उसके बाद 50 के बाद जो 50 रह गए उसमें आपको 33 नंबर लेने हैं।
नहीं तो होता क्या था, 20 नंबर तो असेसमेंट के सारे स्कूल दे देता था। सर एक थोड़ा सा, जैसे मैं भी जब बड़ा हो रहा था उस समय की भी बात है, उसके बाद भी देखा, आज भी देखता हूँ कि सीबीएसई या आईसीएसई को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, और जो स्टेट बोर्ड से पढ़े होते हैं वो ना कहीं वो थोड़ा इन्फीरियोरिटी भी होता है। और इसके क्या वजह है कि रिकग्निशन जो नेशनल बोर्ड्स की ज़्यादा होती है, ये क्या, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड दिस? देखो, ये आपकी बात सुप्रीत जी बहुत सही है, और आपने पीछे ये भी प्रश्न किया था कि सीबीएसई को लोग बेटर क्यों समझते हैं, मतलब कि क्यों उसमें जाना चाहते हैं, और आप क्यों चाहते हो कि सीबीएसई बोर्ड जो है गरीबों को भी मिल जाए। देखो, आज ब्रांडिंग चल रही है, और अकेले सीबीएसई की नहीं, इसके आगे अब तो इंटरनेशनल बोर्ड भी आ गए। मैं सपोज़ आपको ही कहता हूँ कि आप एक कंपनी भी चलाते हैं, आपके पास इंटरव्यूज़ के लिए 500 जो है रिज्यूमे आती है, और उसमें आपने जो बच्चे रखने हैं उसमें कोई आईबी बोर्ड का है, कोई कैम्ब्रिज बोर्ड का है, कोई बिशप कॉटन से है, कोई रिवर साइड से है, ऐसे टॉप स्कूल से है। उसके बाद फिर कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, फिर आपको दिखता है कि स्टेट बोर्ड से हैं, फिर आपको दिखता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। अब 500 बच्चों की इंटरव्यू, आप पहले तो कहेंगे स्क्रूटनी कर लीजिए, इनमें से टॉप जो है बोर्ड्स वाले और स्कूल्स वाले बच्चे सेलेक्ट कर लीजिए, और वो बच्चे स्क्रूटनी से ही निकल जाएंगे कि यार इनकी क्या ज़रूरत है, जब मेरे पास ऑप्शन और जो है 50 ऑप्शन और हैं, तो मैं ये 450 पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। तो उन बच्चों को नुकसान किस चीज़ का हुआ? ब्रांडिंग का, मैं अक्सर कहता हूँ, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट के ऊपर उनके स्कूल का नाम लिखा हुआ है, उनके बोर्ड का नाम लिखा हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर इस चीज़ों से मुक्ति पानी है तो सरकार क्यों नहीं स्कूल के नाम को डिलीट कर देती। स्कूल ने मार्क्स तो डिलीट कर दिए, कहते मार्क्स नहीं लिखना, ग्रेड्स लिखो। स्कूल का नाम क्यों नहीं डिलीट करते, बोर्ड का नाम क्यों नहीं डिलीट करते? बच्चे की योग्यता नज़र आए ना, वो कहीं से भी पढ़ा हो। फिर आप जब योग्यता से बुलाएंगे तो हो सकता है आप किसी सरकारी स्कूल के बच्चे को बुलाएं, और वो हो भी उसका पात्र। तो ये जो ब्रांडिंग की जा रही है, इसका जो है नुकसान हो रहा है, क्योंकि आम आदमी को दिखाई दे रहा है ब्रांडिंग से बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े भवन, उनके जो है भारी भरकम जो है क्वालिफाइड टीचर, और उनको लगता है कि जो इसमें बच्चे होंगे यही बेटर होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा मोहताज नहीं है गरीब और अमीरी की। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि छोटे स्कूलों में, गरीब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े हुए जो है टॉप लेवल्स पे पहुँचे। आज मोदी जी कौन से किसी कॉन्वेंट से पढ़े थे, या आईबी से पढ़े थे, या मनमोहन सिंह जी कहीं से पढ़े थे, या लाल बहादुर शास्त्री जी कहीं से पढ़े थे? बताइए आप कहाँ से पढ़े थे वो। और ऐसे ही और बहुत से लोग मिलेंगे, आपको स्टोरीज़ मिलेंगी। हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेश खुल्लर जी, अम्बाला में पढ़े हैं, किसी बड़े स्कूल से नहीं पढ़े हुए, बड़े शहर से नहीं पढ़े हुए। तो ये सारा ब्रांडिंग जो है, इससे जो है लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, भ्रमित भी हो रहे हैं, और बच्चों का नुकसान भी हो रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये ब्रांडिंग को ख़त्म किया जाए, जैसे मार्क्स को ख़त्म किया, ब्रांडिंग को सरकार ख़त्म करने का हौसला दिखाए। सर ब्रांडिंग की जब बात करते हैं तो हम जैसे जब स्कूल्स चूज़ करते हैं तो एक जैसे चंडीगढ़ में भी एक तरह से क्या कह सकते हैं, लॉटरी सिस्टम ही होता है एक तरह से, और एक होता है कि बेस्ट स्कूल में हर कोई चाहता है उसका बच्चा पढ़े। बेस्ट स्कूल इन टर्म्स ऑफ नाम कुछ ऐसे होते हैं। अब उस केस में, उस सिनारियो में हर कोई चाहता है कि उन बेस्ट स्कूल्स में आए, और फीस भी होती है। ऐसा नहीं है पैसे फ्री में हो जाएगा, पैसे भी देने और ठीक ठाक फीस भी होती है इन स्कूल्स में। तो एक शब्द आता है पीयर ग्रुप, कि ऐसे जितना बड़ा स्कूल होता है, जितना बेहतर स्कूल होता है, वहाँ पे पीयर ग्रुप अच्छा होता है। तो बच्चे भी अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, तो वो पीयर ग्रुप की वजह से कहते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट फास्ट होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने आपको कितनी एग्जांपल दी, तो इनका कौन सा पीयर ग्रुप रहा होगा? लाल बहादुर शास्त्री जी का कौन सा पीयर ग्रुप था? मोदी जी का कौन सा पीयर ग्रुप था? मैंने कितने आपको एग्जांपल्स दे दिए, और ऐसे लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं। वो सिर्फ एक स्टेटस के चक्कर में कि मेरा बच्चा जो है स्टेटस वालों के साथ बैठे, ये कह सकते हो आप पीयर ग्रुप वाला, कि नहीं मेरा बच्चा तो, अभी मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अपने सतनाम संधू जी से पीछे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक फंक्शन में कहा कि मेरे साथ कई बच्चे नहीं बैठते थे। बड़ी उन्होंने सच्चाई बताई, कहते मैं दूध निकाल के आता था, गोबर में काम करके आता था, एक सिंपल परिवार से था, तो मेरे शरीर से बदबू आती थी, गोबर की बदबू आती थी। आज वो कितने बड़े एम्पायर के मालिक हैं। आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देखिए। पीयर ग्रुप ये कहने की बात है, ठीक है, आप अपने स्टेटस सिंबल के लिए बात सोच रहे होंगे। जितने सक्सेसफुल आप, क्या अडानी आज बहुत चर्चा में रहते हैं, अडानी जी की आप हिस्ट्री देखिए कहाँ थे।
धीरू भाई अंबानी कहाँ थे? कौन सा पीयर ग्रुप था? धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे काम किया, तो उनका पीयर ग्रुप कौन सा था? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले लोग। ये सब इन ढकोसले से निकलना होगा। ये कुछ लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि अगर मैं रॉयल रॉस पे जाता हूँ तो मेरे बच्चे रॉयल रॉस वाले के साथ ही पीयर ग्रुप बनाएं। वो खुद ही वैसा पीयर ग्रुप बनाना चाहते हैं। और मुझे बताइए उनके सक्सेस रेट कितने लोग जो है, उनका एक डाटा निकाल के दिखाइए कि कितने लोग उसके बाद उस पीयर ग्रुप से बहुत राइज़ किए और देश के जो है चुनिंदा लोगों में शामिल हुए। फिर चुनिंदा में अंबानी और अडानी दोनों का कोई पीयर ग्रुप ऐसा नहीं था। ऐसे और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि सब कहेंगे हम बहुत छोटे सर्कल से निकले। पर जैसे कुछ सर बोर्डिंग स्कूल्स हैं, काफ़ी बड़े नाम हैं, तो ये होता है कि कई फैमिलीज़ में तो ये प्रथा ही होती है कि बच्चों को उसी स्कूल में फिर भेजना है और जाते ही हैं। और ये कहा जाता है कि एक तो ऐसे स्कूल में जब होता है तो अगेन वही पीयर वाली बात आ जाती है, पीयर ग्रुप्स की, कि एक अलग तरीके से पढ़ाई कराई जाती है कि जिसमें से बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा निकलता है। इसमें कितनी सच्चाई है कि सर एक्स्ट्रा निकल रहा होता तो ऐसे 3-4% स्कूल हैं, तो फिर वो सारे इतने एक्स्ट्रा हो चुके होते कि आज देश में बेरोजगारी नहीं होती। सारे जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते और सारे इतने सक्सेसफुल होते कि सभी ने अगर जो है कि 1 लाख 2-2 लाख लोगों को रोज़गार दे दिए होते, तो फिर आज देश में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है, वो उस स्टाइल में जीना चाहते हैं कुछ लोग। उन्होंने अपनी एक दुनिया बना रखी है कि हमें तो इसी प्रकार की दुनिया में रहना है। वो उस दुनिया के लोग हैं, उनको वो दुनिया मुबारक हो और वो वैसे ही रहेंगे। और ये पीढ़ियों से होता आया है, ये नहीं कि आज ये हो रहा है। पहले भी ऐसा हुआ करता था कि राजे महाराजे उनकी अपनी संगत होती थी, वजीर है उनकी अपनी संगत होती थी, जमींदार है उनकी अपनी संगति होती थी। तो ऐसे उन्होंने एक अपना ओरा बना रखा, अपना एक सिस्टम बना रखा। तो एक पेरेंट को अपने बच्चे के लिए जब स्कूल चूज़ करना हो तो बेसिक क्या देखनी चाहिए चीज़ें? देखो, बेसिक तो बच्चे की पेरेंटिंग जो है वो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। और बच्चे को शुरू से ही एक फोकस्ड लाइन पे चलाने में पेरेंट का रोल होता है, जो पेरेंट कई बार नहीं कर पाते। एज ए पेरेंट मैं भी नहीं कई बार कर पाया, क्योंकि ये समझ नहीं है, पेरेंटिंग के ऊपर कहीं काम ही नहीं है। जैसे पीछे आपने एक फॉर्मल डिस्कशन में कहा कि प्रेशर पेरेंट करते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, क्योंकि उनको लगता है कि यही पेशा एक ठीक है। 2-3 पेशों के इर्द गिर्द ही पूरी दुनिया घूम रही है, उसी से ही इसको कोचिंग इंडस्ट्री का पर्दापण हुआ। वो सपने दिखा रहे हैं, मैं आपके बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा, बदले में पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का आपको सारा माहौल जो दिख रहा है। तो ये सारा जो है पेरेंटिंग, क्योंकि बच्चा और कुछ क्यों नहीं बन सकता, वो पॉडकास्टर क्यों नहीं बन सकता, वो डांसर क्यों नहीं बन सकता। म्यूज़िक में जो है कितने बड़े बड़े लोगों ने म्यूज़िक में अपना बहुत नाम कमाया, कईयों ने स्पोर्ट्स में कमाया। कोई एक ये 2-3 फील्ड तो नहीं है ना। उल्टा इस फील्ड में जाकर, इंजीनियरिंग में जाकर तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और ये रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं कि 80% इंजीनियर जो अनएम्प्लॉयड है, और वो फोर्स बढ़ती जा रही है। तो क्योंकि तो AI आने की पेरेंटिंग इसका सबसे बड़ा कि हमें जो है, जैसे स्कूल में हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, एजुकेशन सिस्टम में पैरेलली पेरेंट्स की काउंसलिंग और पेरेंटिंग कैसे की जाए, ये एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए। क्योंकि जैसे सर अब AI भी बहुत तेज़ी से आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतने टास्क फास्ट कर दिए हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ सर। कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अगर सही प्रॉम्प्ट देते हो तो लोगो बनाना था, डिज़ाइन टीम की हेल्प के बिना मैं उनसे बेटर लोगो बना पाया AI, और मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तेज़ी पे जा रही है कि कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं आजकल पड़ रही। और मैक्सिमम जितने इंजीनियर्स वो IT CSE के निकलते हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैक्सिमम प्रोग्रामर्स होते हैं। तो आज की डेट में उनकी ज़रूरत है जो स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग करके फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकें, बट फिर इतनी तादाद की तो ज़रूरत ही नहीं। तो ये तो उल्टा, वी आर क्रिएटिंग अ बबल बाय क्रिएटिंग मोर इंजीनियर्स ऑफ दैट सॉर्ट, जो पुराने टेक्नोलॉजीज़ पे अभी भी अगर C++ ही सिर्फ पढ़ाते रहेंगे बच्चों को, तो अगेन ये एजुकेशन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो अभी भी लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, और दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस पे मैं चाह रहा हूँ सर कि आपकी तरफ से एक चीज़ आए, बिकॉज़ जब मैं दुनिया ट्रैवल करता हूँ वर्सेस मैं इंडिया में वापस आता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम लोग अभी भी किसी ना किसी एक बबल में जी रहे हैं, और वो बबल फटना बहुत ज़रूरी है।
उससे क्या होगा कि जब एकदम कोई ऐसी चीज़ आएगी ना तो अनएम्प्लॉयमेंट की सुनामी आ जाएगी। आप बहुत सही कह रहे हैं, हमें एजुकेशन का पैटर्न बदलना होगा। देखिए, चाहे एआई आ जाए, जब कंप्यूटर्स आए, बहुत ये मार्केट में फैला कि कंप्यूटर्स आ गए, जॉब चली जाएंगी, लेकिन जॉब गई नहीं, जॉब क्रिएट हुई। यस। कंप्यूटर बनाने वाले, कंप्यूटर रिपेयर करने वाले, कंप्यूटर में अलग अलग मॉडल आए, उससे और एडवांस चीज़ें आई, मास्टर कंप्यूटर्स आए, और अभी और उससे एडवांस टेक्नोलॉजी आने की जो है होड़ में लोग लगे हुए हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो व्यक्ति लाता है, टेक्नोलॉजी व्यक्ति नहीं प्रोड्यूस करती। यस। व्यक्ति टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करता है। आज एआई आया, एआई का ही तो रिजल्ट ओसम है, उसमें कितनी बड़ी खामी निकली। अब यहाँ पर व्यक्तियों की फिर ज़रूरत पड़ेगी, इस खामी को भी व्यक्ति दूर करेगा। सिर्फ क्या है कि हम जो पिछली लर्निंग पे ही लगे हुए हैं, हमें लर्निंग पैटर्न बदलने होंगे। आगे के समय को भविष्य में देखते हुए, सिर्फ आगे का 10 साल का नहीं, आगे के 100 साल के बारे में सोचना होगा। आज जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो पहले बदलती थी 20 साल में, आज 2 साल में बदल रही है। तो आपको ये देखना होगा आने वाले 20-30 साल में किस तरह की स्टडीज़ की ज़रूरत है। सर अब तो 2-2 महीने में बदल रही है। हाँ। इतना तो इस fast तरह हो के गया। बच्चे जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले, इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले, इस तरह के बच्चे पैदा करने होंगे। लेकिन देश में हो क्या रहा, आपके सामने पेपर लीक हो रहे हैं, कोचिंग का साम्राज्य बढ़ रहा है, रोट लर्निंग हम कह रहे हैं कि मैकाले रोट लर्निंग छोड़ गया, कोचिंग क्या कर रही है। हमने स्टडी में गैप दिया और रोट लर्निंग का साम्राज्य खड़ा हो गया। केंद्र सरकार का जितना बजट है उसको पार कर गया, पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जा रही है। सीबीएसई जो है डमी स्कूलों को कंट्रोल नहीं कर रहा, उसकी मिली भगत है। डमी स्कूलों से ये सारा साम्राज्य खड़ा हुआ है। स्कूल डमी हो चुके हैं, एजुकेशन डमी हो चुकी है, जैसे आपने बात कही है। और सुनामी तो आएगी जब एजुकेशन को आप डमी कर रहे हैं, आप स्कूलिंग को डमी कर रहे हैं। सीबीएसई का जो काम था इन डमी स्कूलों को कंट्रोल करने का था, ना कि अपना गठबंधन करके कमेटियां बना के संबद्धता देना उनका काम नहीं था। उनका काम टीचर ट्रेनिंग नहीं देना था, उनका काम था एग्ज़ाम करना। और इस तरह के एग्ज़ाम डिज़ाइन करने, इस तरह का सिलेबस डिज़ाइन करना उनका काम था, जो आपने कहा कि आने वाले टाइम पे कोई सुनामी ना आए। लेकिन वो तो खुद ही सुनामी बन गए बच्चों के लिए। उन्होंने बच्चे के भविष्य का कत्ल कर दिया, बच्चों के भरोसे का कत्ल कर दिया, प्रधानमंत्री जी के सपनों का कत्ल कर दिया। मैं कह रहा हूँ 2047 के विकसित भारत को खतरे में डाल के उन्होंने रख दिया। और अभी तक सरकारें चुप बैठी हैं। सीबीएसई के एक एक कार्य को चेक करने की ज़रूरत है। उनके अगर मैं आपको नियम सुनाऊँ ना, आप हैरान रह जाओगे। फ़ाइन की इंडस्ट्री बन गया, वो एग्ज़ाम की इंडस्ट्री बनना चाहिए था, उसको फ़ाइन लेने वाली इंडस्ट्री बना हुआ है। भय का पर्याय बन चुका है। एक एक स्कूल भयभीत है, उसके साथ एक एक शिक्षक भयभीत है, एक एक प्रिंसिपल भयभीत है। उन्होंने ऐसा मकड़ जाल डाल के रख दिया जितना सीबीआई नहीं डाल पाई। उससे मुक्त कराने की ज़रूरत है शिक्षा को। अदरवाइज सुनामी जो है ना, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, सुनामी आएगी। क्योंकि जिनके हाथों में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने की बात है, और जो परीक्षा है शिक्षा का दर्पण होती है, आपको इस तरह की परीक्षा प्रणाली बनानी चाहिए। आपने ये कोचिंग इंडस्ट्री कैसे पनपी? +2 का जो एग्ज़ाम होता है, जो सिलेबस है, उसका लिंक ही नहीं है नीट और जेई के साथ। आपने गैप दे दिया, उस गैप से ये कोचिंग इंडस्ट्री पनपी। आपने अभिभावक के जेब में डाका डलाने का सारा रास्ता आपने बनाया। आज लाखों रुपए लेकर वो कोचिंग कर रहे हैं और कोचिंग पेपर्स को लीक कर रहा है, क्योंकि इस पे भी एक कोचिंग इंडस्ट्री का नाम आया है। और वो पेपर लीक कर देता है। जो गरीब बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बजट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, या जिनके पिता के पास उसने कोचिंग तो करा दी लेकिन लीक किया हुआ पेपर खरीदने के पैसे नहीं हैं, या जो कोचिंग ही नहीं करा पा रहा, उनके आगे कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। वो तो बेचारे कह रहे हैं मैंने तो मेहनत की, ये हुआ क्या? पेपर लीक हो रहे हैं, सारा सिस्टम लीक हो चुका है, सारा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम को हैक करने वाली बोर्ड बन चुकी है। उन्होंने, आप बताइए कितने स्कूलों को, मेरे ये आवाज़ को आप पहुंचाइए, कितने स्कूलों को उन्होंने चेक किया कि ये जो डबी सीट्स देकर इन कोचिंग में बच्चे कौन से बैठे हैं, बताएं ना। वो ये लाखों बच्चे जो कोचिंग में बैठे हैं, ये दूसरे स्कूलों में इन्होंने नाम लिखाए हुए। सीबीएसई स्कूलों में महागठबंधन बन चुका है बच्चों को लूटने का, अभिभावकों को लूटने का, उनके भविष्य में डाका डालने का, उनके सपनों को कत्ल करने का। सर ये गठबंधन बन चुका है। इसमें इसी पे ही मेरा एक पॉइंट आता है सर। ये हमारे इंडिया में मैंने ज़्यादा देखा है कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं। इंग्लैंड में कोचिंग है ही नहीं, जो आपने सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोचिंग नहीं करते और बड़े
साइंटिस्ट भी इन देशों के जो होते हैं वो बचपन में उन्होंने ट्यूशन्स नहीं लगाई होती। जैसे मेरी डॉटर है, वो भी 6वीं क्लास में है, अब वो इसका इतना सिलेबस उस हिसाब से होता है कि वो उसको ट्यूशन लगानी पड़ी, और वो नहीं, उसकी पूरी क्लास ने लगाई है। और आज की नहीं है सर, 1.5-2 साल से वो ट्यूशन्स जा रही है। अगर वो 1.5-2 घंटे की वो डेली ट्यूशन ना लगाए तो उसका सिलेबस वो पूरा ही नहीं हो पाता उस पॉइंट ऑफ व्यू से। वेराज इन देशों में वो बस स्कूल हो गया डन, उसके और होमवर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं घर पे। और ये सिर्फ उसका नहीं है, सभी का है। इट इज़ नॉट जस्ट हर। हमने भी बचपन में यही सब चीज़ें झेली हैं, वो बदल नहीं रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि और बढ़ी जा रहा है वो। सर हमारा था, जो आपने बात सही बताई, पहले तो ना इंग्लैंड में कोचिंग है, ना फिनलैंड में कोचिंग है, ना एस्टोनिया में कोचिंग है। तो वो लोग फिर एजुकेशन में आगे कैसे हैं, उनके साइंटिस्ट कैसे निकल रहे हैं, उनके इनोवेशन करने वाले व्यक्ति कैसे निकले। और हमारे मकाले तो चला गया, अंग्रेज चले गए, रोट लर्निंग छोड़ गए। और ये जो हमारे अब के अंग्रेज हैं, इन्होंने उसको इतना गैप कर दिया, जो +2 का पेपर है उसके सवाल तो पूछे नहीं जाते कोचिंग में, उसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। +2 के आपने 99 मार्क्स ले लिए, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ ये बताइए? कहीं उसकी वेटेज ही नहीं है, वैल्यू नहीं है बोर्ड की। कोई 100% मार्क्स ले ले तो क्या वैल्यू है उसकी? क्या उसको नीट में एडमिशन मिल जाएगी उसके बेस पे? 1% का फ़ायदा नहीं है। यानी बोर्ड वर्थलेस हो चुके हैं, कोई कीमत ही नहीं है उसकी। फिर इतने बड़े ढकोसले क्यों, इतने फ़ाइन क्यों, इतने स्कूलों में लिफ्ट लगाओ, इंक्रीज ऑफ सेक्शन, आपकी इंस्पेक्शन होगी, ये इतने बड़े दफ्तर बनाकर इतना गड़बड़ झाला करने की ज़रूरत ही क्या है, जब उस परीक्षा की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद आपको फिर जाना है, क्योंकि आपने जो नीट और जेई के पेपर रखे हैं उसका तो मैप उसके साथ किया ही नहीं। इधर से आप कहते हैं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी की किताबें अवेलेबल नहीं हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, अवेलेबल करा दीजिए, फिर एग्ज़ाम भी तो उस किताब में से रखिए ना। आपने कोचिंग को जगह क्यों दी है? क्या लालच है आपका? 18% जीएसटी? अरे कहीं और से देश के लोग आपको टैक्स दे देंगे। इनके बच्चों को लूटने का काम मत कीजिए। बच्चों से आप, मैं तो कहता हूँ जो काम 18 साल से कम वाले बच्चे करते हैं, चाहे वो स्कूल बस में आते हैं, उस पर जीएसटी नहीं होनी चाहिए। और अगर एजुकेशन में कोई भी प्रोडक्ट जिसका एजुकेशन से लिंक है उस पर जीएसटी नहीं होनी चाहिए, तभी तो एजुकेशन फ्री होगी ना। आपने एक स्कूल कह दिया कि ये स्कूल जो है फ्री है, लेकिन आप पेंसिल पे जीएसटी ले रहे हैं, आप रबड़ पे जीएसटी ले रहे हैं, आप जो है साइंस अपरेटस पे जीएसटी ले रहे हैं, आप कॉपी पे, कागज़ पे जीएसटी ले रहे हैं, तो कहाँ पर एजुकेशन फ्री है ये बताइए? तो सर हम इन मॉडल्स जो है जो चल रहे हैं सक्सेसफुली, जैसे फिनिश मॉडल है, तो वहाँ से बेंचमार्किंग करके इम्प्रूव नहीं कर सकते सिस्टम? सर करना चाहें तो ना, क्या नहीं पता पहले ये बताइए? सब कुछ पता है। हमारे लोग अक्सर फिनलैंड टूर करके आते हैं, एस्टोनिया टूर करके आते, और हमें खुद ही पता है। हम बार बार कह रहे हैं हमें रोड लर्निंग से निकलना है, एनईपी ने कहा ये। अब रोड लर्निंग कोचिंग क्या कर रही है? रोड लर्निंग तो कर रही है। इधर अब बच्चे को क्या करना पड़ रहा है? +2 भी पढ़ना पड़ रहा है, कोचिंग भी पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि डबल रोड लर्निंग उनके ऊपर डाल दी गई। डबल स्ट्रेस कहा जाता है तनाव मुक्त परीक्षा, आपने तो तनाव युक्त कर दी। आपने तनाव युक्त बच्चे को किया, उसके बाद उसके अभिभावक को पैसे से तनाव में डाल दिया कि कोचिंग के लाखों अलग दे, डमी सीट के पैसे अलग दे। और माला माल कौन हो रहा है? सीबीएसई, उसके अधिकारी मजे लूट रहे हैं, दुबई में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और बोझ किस पे पड़ रहा है? गरीब बच्चे पे और उसके अभिभावक पे। उसके सपने लूट रहे हैं, उससे धोखा हो रहा है, उसके भरोसे का कत्ल हो रहा है, उसके सपने जो है वो खतरे में डाले जा रहे हैं। रोड लर्निंग में उसको धकेला जा रहा है। और रोड लर्निंग से सिर्फ यही फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आपने कहा सुनामी आएगी, ये सुनामी इस रोड लर्निंग से आएगी, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले बच्चे पैदा नहीं कर रहे, हम क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चे पैदा नहीं कर रहे। आप कुछ भी पढ़ा रहे हो सकता है वो आगे काम ना, लेकिन अगर बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग वाला होगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला होगा, तो वो उस समय को भी संभाल लेगा, उसके अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेगा और देश को कहीं खतरे में नहीं जाने देगा। अगर देश बचाना है, देश को विकसित भारत बनाना है, इस रोड लर्निंग से मुक्ति दिलाइए, डमी स्कूलों से मुक्ति दिलाइए, डमी सीट से मुक्ति दिलाइए, और सीबीएसई को सिर्फ परीक्षा तक रिस्ट्रिक्ट कीजिए। और उसकी परीक्षा का जो है वैल्यू जो है वो मार्क्स में मिलनी चाहिए। अगर उसकी ज़ीरो वैल्यू है तो सीबीएसई बोर्ड भी बंद कर दीजिए, किसी बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसके मार्क्स की वैल्यू ही नहीं है तो फिर काहे को बच्चों को परीक्षा में डालकर जो है टेंशन में डालना है। आज ओसम की वजह से 4 लाख बच्चे परेशान हैं, और करोड़ों बच्चे जो है वो तनाव में हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा। वो आगे जो बच्चे आने वाले हैं वो भी असमंजस में और भयभीत हैं कि मेरे भविष्य का क्या होगा। बंद कीजिए सारे ढकोसले, बंद कीजिए सारे बोर्ड,
ये सीधा एक परीक्षा प्रणाली कर लीजिए कि ये आपको ये परीक्षा देनी है। और स्कूल में फिर भी उनको एक काम करना होगा कि बच्चा +2 तक स्कूल में रहे, ये सुनिश्चित करना होगा ताकि स्किल एजुकेशन से वो एक्विप्ड हो, सिविक सेंस उसमें आए, मॉरल वैल्यूज़ उसमें आए, और एक पीयर ग्रुप की जो आपने बात कही कि उसमें सोशल इमोशनल लर्निंग, ये सारी चीज़ों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वेलबींग की ज़रूरत है। मैंने ये राजनाथ सिंह जी को मिलकर एक बार एक मेमोरेंडम दिया था कि +2 तक एनसीसी कंपलसरी कर दीजिए, सब डिसिप्लिन में रहेंगे, सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो स्कूलों में इस तरह के परिवर्तन करने की ज़रूरत है। नीसा ऐसे सुझाव अक्सर देती है, लेकिन ये कहते हैं इनको तो वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो इनको इनविटेशन देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में बुलाते हैं, ये मज़े से 5 स्टारों में जाते हैं। नीसा जो है ब्लंट बोलती है, तो इनको लगता है कि नीसा की बात क्यों सुननी है। इनको चाटुकार अच्छे लगते हैं, इनको चमचे अच्छे लगते हैं, लेकिन नीसा ना कभी चाटुकारिता करेगी ना चमचागिरी करेगी। वो देश के बच्चों के साथ पहले भी खड़ी थी और अंत तक खड़ी रहेगी। कितना 1 लाख स्कूल जाता है सर नीसा में? 1.5 लाख से ज़्यादा स्कूल नीसा के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी आवाज़ को मैं 1.5 लाख क्या कहता हूँ, 3 से 3.5-4 लाख या जो इनकी चाटुकारिता भी करते होंगे वो भी नीसा को पसंद करते होंगे, क्योंकि उनकी बात, मन की बात भी हम बोलते हैं। उनको लगता है कि जो बात हम नहीं बोल पाते वो कुलभूषण शर्मा जी बोलते हैं, नीसा बोलती है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। ये तो हर बार आपसे जब बात करते हैं तो कुछ नई बात आती है, और आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत खुल के बात कर पाया। इसमें एक सोल्यूशन भी दे दूं ओएसएम का, प्लीज जाते प्लीज जाते प्लीज। हाँ जी हाँ जी। कि हमने देखो कभी भी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग बनो। जो हमें बच्चे भी है ना आजकल क्या है, प्रॉब्लम बताने वाले हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले। प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे अगर देश में नहीं होंगे ना, आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा, तो बड़ी बड़ी बातें करने का भी कोई फायदा नहीं। ओएसएम में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने टॉप 2 सब्जेक्ट्स में, क्योंकि कोचिंग में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में काम किया जाता है, टॉप 2 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स लिए हैं, और प्लस जो इंटरनल असेसमेंट है उनके बाकी जिनमें उनके कम आए, जिनमें ऑब्जेक्शन किए, उनको जोड़कर उसके एवरेज मार्क्स दे दिए जाएं। 20 नंबर की असेसमेंट है, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों इतने बड़े चक्कर में पड़ना है। लेकिन एक बार सॉल्यूशन करके ही मामला ख़त्म करने वाला नहीं है। सीबीएसई की जड़ों तक जो है खोद कर इसकी सफाई करनी होगी। इसको सिर्फ एग्ज़ाम तक रिस्ट्रिक्ट करना होगा। इसका रोल टीचर ट्रेनिंग वाला ख़त्म करना चाहिए। उस पर इसने व्यापार बना लिया है सैकड़ों करोड़ रुपए का। इसने जो है इंस्पेक्शन करके जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उसको रोक लगानी चाहिए। और इसको सिर्फ प्योर एग्जामिनेशन तक जो है रिस्ट्रिक्ट करना होगा, तभी देश का भविष्य बच पाएगा। और इसके मार्क्स की वैल्यू जो है वो जोड़नी होगी कि जो सीबीएसई के जो मार्क्स हैं उसकी वेटेज जो है वो नीट और जेई में देनी होगी, ताकि बच्चों का जो इसके एग्ज़ाम हैं उसका लिंक भी नीट और जेई के साथ वही एग्ज़ाम में आने चाहिए जो +2 में पढ़े। अपने आप कोचिंग का बोझ कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, रोट लर्निंग कम हो जाएगी और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार कैसा लगा आपको सुप्रीत सिंह शो पे आके? हमें तो हमेशा अच्छा लगता है सुप्रीत जी, आप एक पैशनेट आदमी हैं। अगर कोई बहुत कमर्शियल हो तो उसके साथ बातें कमर्शियल होती हैं। आप अपने पैशन के साथ और देश के जो है भले में अपने इस पैशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है आपके साथ बात करने की। पहले भी हुई थी और आज भी बहुत खुशी हो रही है। सेम ईयर सर, सेम ईयर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबसे इम्पोर्टेंट देश है, बाकी चीज़ें बाद में है। जो देश के लिए सही है वही सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर।